हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। सो होप आप एंजॉय कर रहे होंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया के लेक्चर्स को। अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ शो सम लव, शेयर विद योर BLED classmates. So it will be helpful to you all, not only to an individual but to all. एंड आई होप सो बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए तो मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं सबके लिए कर रही हूँ। सो आई थिंक उसका फल भी मिलना चाहिए, राइट? सो आई होप कि आप फुल सपोर्ट करेंगे इस वीडियोज़ को, मेरे वीडियोज़ को। सो ओके, विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर। दैट इज, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अलग अलग ऑथर्स थे जिन्होंने सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव बताए थे, राइट? तो आज हम मॉडर्न थ्योरेटिकल अप्रोचेस पढ़ेंगे। इससे पहले समझ लो कि थोड़ा सा हिस्टोरिक था, समथिंग लाइक दैट। देखो, जैसे कि मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा हमने, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, कॉम्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो नाउ मॉडर्न थ्योरेटिकल अप्रोचेस की बात करें तो मेजर पर्सपेक्टिव है, ठीक है? मेजर 3 पर्सपेक्टिव है। एक तो फंक्शनलिस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है एंड इंट्रैक्शनिस्ट है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि यार अब मैं पर्सपेक्टिव बोलूँ तो या फिर अप्रोचेस बोलूँ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, राइट? देखो, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बताया था ना कि एजम्पशन होता है। लाइक मैं एक बार रिविजन करवा दूँ तो ऑगस्ट कॉम्ट ने मेनली ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो चाहते थे कि जैसे साइंस को समझने के लिए हम साइंस के लॉज के थ्रू लॉज बनाए गए हैं, जिसके थ्रू हम साइंस को समझ सकते हैं, वर्ल्ड को, है ना? नेचुरल साइंस के वे में, मतलब तो वो चाहते थे ऑगस्ट कॉम्ट की सोशल वर्ल्ड को भी लॉज के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए, मतलब उसके भी लॉज बनाया जाए जो कि सोशल वर्ल्ड को समझने में हेल्पफुल रहे, ठीक है? उन्होंने फिर 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी। पहला स्टेज था जिसमें सोसाइटी जो है बहुत ही ज़्यादा गॉड्स के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा गॉड्स के ऊपर भरोसा करती थी। भरोसा एक अलग सेंस है, बट सुपर नेचुरल थिंग्स ना अलग चीज़ होती है कि वो हर बात पे वो गॉड के ऊपर बोलते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस आइडियाज़ पे बेस्ड होते थे। और फिर सेकंड स्टेज है मेटाफिजिकल, उसमें सोसाइटी थोड़ा और नेचुरल वे में आने लगी रेदर देन सुपर नेचुरल टर्म्स में। पॉजिटिव स्टेज में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, डिस्कवरीज होने लगी, अचीवमेंट्स होने लगे, साइंटिस्ट अलग अलग आने लगे। ओके, इमाइल दुर्खाइम का क्या था? इमाइल दुर्खाइम जी जो है वो सोशल फैक्ट्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे। उनका मानना है कि हम अपने मतलब सोशल वर्ल्ड को हम सोशल फैक्ट के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि सोशल फैक्ट्स में क्या होता है? सोशल फैक्ट में होता है कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, हमारे दुनिया मतलब वर्ल्ड में एक्सटर्नली क्या फील करेंगे हम, अपने ओन रियलिटी से हटके आउटसाइड द वर्ल्ड हम हमारी क्या पर्सपेक्टिव है, एंड सो ऑन लाइक दैट, ठीक है? एंड उन्होंने फिर सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था कि जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ में जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड हो रहा है और ज़्यादा सोशल डिफिकल्टीज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सोसाइटी भी इनमें से एक प्रॉब्लम था, उसके बारे में उन्होंने लिखा था ना। फिर कार्ल मार्क्स ने ज़्यादा कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस किया था। कैपिटलिज्म में क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें प्रोडक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, तो और वो जो सिस्टम ओन करता है वो कैपिटलिस्ट होता है। तो इसमें एक कैपिटलिस्ट और वर्क लेबर के बारे में बताया था कि मतलब इसमें कैटेगरीज होते थे, क्लासेस बोल सकते हो तुम, कि इस कैपिटलिज्म में क्लासेस उभर गए थे कि ये अपर क्लास है, लोअर क्लास है, ये इसके अंदर काम करता है, ये इस तरह से उन्होंने इस बात पे फोकस की थी। कैपिटलिज्म को वो ज़्यादा मानते थे, इंपॉर्टेंस दे रहे थे। और फिर मैक्स वेबर की बात करें, मैक्स वेबर जो है थोड़ा आइडियल टाइप के पर्सपेक्टिव में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि किसी भी चीज़ को मतलब वर्ल्ड के किसी भी सिचुएशन को, पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने के लिए अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो हम उसको आइडियल टाइप से, मतलब एनालिटिकल मॉडल्स के थ्रू और मतलब आइडियली उस चीज़ को मान के समझ सकते हैं, राइट? तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक फैक्टर्स तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट जो आइडियाज़ है, जो हम किस तरह के आइडियाज़ दे रहे हैं, वैल्यूज़ हम दे रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टेड आता था सोशल चेंज के ऊपर। ओके, और जो मैक्स वेबर थे वो वाइड लर्निंग वाले इंडिविजुअल थे, मतलब कि वो ना सिर्फ सोशियोलॉजी, हर फील्ड में उनका इंटरेस्ट था, ठीक है? फिर उन्होंने रेशनलाइजेशन की बात छेड़ी थी कि हाँ, कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है? साइंस डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो रहे हैं, इस तरह से चीज़ें। ओके, ना अब मैं मेन मुद्दे पे आऊँ तो मॉडर्न थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या में 3 मेजर पर्सपेक्टिव बताएं, फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंट्रैक्शनिस्ट। हम एक एक करके अब इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलो थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड पे आ जाऊँ। तो देखो, फंक्शनलिज्म कौन होते हैं? फंक्शनलिज्म मतलब देखो ये थ्योरेटिकल अप्रोचेस है, मतलब ये तीनों के अलग अलग अपने अप्रोचेस या पर्सपेक्टिव है जो कि ये बताएंगे। फंक्शनलिज्म होल्ड्स दैट सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम whose various parts work together
टू प्रोड्यूस अ स्टेबिलिटी एंड सॉलिडारिटी। मतलब फंक्शनलिज्म के अनुसार उनका मानना है कि जो सोसाइटी है ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सोसाइटी सिर्फ सिंपल एक वर्ड नहीं है कि ठीक है वर्ड है इसमें ये लोग है, नहीं। सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अंदर पता नहीं कितने पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, तो वैसे ही इन्होंने सोसाइटी बोला है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो सारे डिफरेंट पार्ट्स एक साथ काम करते हैं स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल शांति से चले, स्टेबल रहे, कोई हलचल ना हो, इस तरह से, राइट। तो देखो the focus of functionalist perspective draws its original inspiration from the work of Herbert Spencer and Emile Durkheim। तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का फोकस होता है वो मतलब जो फोकस रहा है वो जो बेसिकली वो बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खाइम के वर्क से सिमिलर मैच करता है। तो फंक्शनलिस्ट के नज़रिए से सोसाइटी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह है। जैसे कि मैंने बताया हमारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी के बारे में, जैसे बॉडी के अंदर इतने सारे, बॉडी भी कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स है अंदर, है ना, हमने फील किया होगा, देखा था, नहीं देखा भी होगा टीवी वगैरह में, इमेजेस में, वीडियोस में। सो सोसाइटी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट जो है अपने सर्वाइवल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब कि ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट जीने के लिए कुछ ना कुछ मदद कर रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना। एंड द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एम्फसाइज द वे दैट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर स्ट्रक्चर्ड। और इस तरह से नहीं कि ऐसे बिखरे पड़े हैं पार्ट्स, नहीं, जो सोसाइटी के पार्ट्स है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, एकदम स्ट्रक्चर्ड है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। स्पेंसर, जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने भी सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका स्ट्रक्चर होता ही है, ठीक है, उसमें इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, कई नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, लाइक हेड, हार्ट, ब्लड वेन्स, नर्वस सिस्टम, और बहुत सारे पार्ट्स है, राइट। तो अब हम भी जानते हैं कि हर पार्ट का एक फंक्शन होता है जो कि उस लाइफ में मतलब लाइफ में उसका कोई ना कोई फंक्शन रहता ही है उस पूरे टोटल ऑर्गेनिजम्स में। जैसा कि हमारे भी कोई एक पार्ट भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा ही पड़ेगा, लेकिन धीरे पड़ेगा, भले ही हमें पता ना चले, बट एक टाइम पे आकर उसका इफेक्ट पता चलेगा, राइट। तो एक छोटा सा भी पार्ट हो बॉडी का, बट उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। वैसे ही उन्होंने सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स से कंपेयर किया है सोसाइटी को, कि सोसाइटी भी एक स्ट्रक्चर है और उसमें भी इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, लाइक फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी और एंड सो ऑन, ठीक है, ये भी सोसाइटी के सारे पार्ट्स हैं। एंड फंक्शनलिस्ट फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है ये अभी मैंने बताया कि कनेक्टेड पार्ट्स का नेटवर्क है पूरे, मतलब अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये क्या नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं एक तरह से, तो हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है ये हम इसको देख सकते हैं एज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, और उनमें से हर एक पार्ट जो है उस सिस्टम के मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूट अपना कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब हर एक पार्ट जो है सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि मैंने अभी बताया बॉडी के केस में। ओके, सो जो फंक्शनलिज्म है एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल कंसेंसस। मोरल कंसेंसस के इम्पोर्टेंस को ज़्यादा एम्फसाइज किया है। अभी हम पढ़ेंगे मोरल कंसेंसस क्या होता है सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। फंक्शनलिज्म ने मोरल कंसेंसस को इम्पोर्टेंस दिया है। मोरल कंसेंसस मतलब कि जब सोसाइटी के जो लोग हैं वो सेम वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि सोसाइटी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें सेम वैल्यूज़ को शेयर कैसे कर सकते हैं, सेम वैल्यूज़ को कैसे शेयर कर सकते हैं कि जैसे कि सभी यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, सभी एक मतलब कोई पर्टिकुलर रूल है, उस रूल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो मोरल कंसेंसस मतलब एग्जिस्ट कर रहा है उस जगह पे जहाँ पे सोसाइटी के मोस्ट ऑफ द पीपल सेम वैल्यूज शेयर करते हैं, ठीक है, मतलब रूल सबके लिए बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि है ना, कि सबके लिए रूल बराबर बने हैं, इस तरह से कहना चाह रही हूँ मैं। तो द फंक्शनलिस्ट थ्योरी assume that
द सोसाइटी functions in an organized, stable, well-integrated system in which most members agree on the basic values. ये तो आप समझ रहे होंगे कि फंक्शनलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि जो सोसाइटी फंक्शंस, जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ऐसे ही कभी भी कैसे भी जैसे मर्जी ऐसे नहीं, जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्टेबल मैनर में, बिल्कुल वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम में काम करती है, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है सोसाइटी के वो बेसिक वैल्यूज को एग्री करते हैं, यानी कि बेसिक वैल्यू को फॉलो करते हैं. तो इन द फंक्शनलिस्ट व्यू सोसाइटी हैज एन अंडरलाइन टेंडेंसी टू बी इन इक्विलिब्रियम और बैलेंस. ओके, नाउ अ सेकेंड पर्सपेक्टिव है, अप्रोच कह सकते हो, वो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. कॉन्फ्लिक्ट से तुम्हें क्या पता ही चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, बट यहाँ पे वो झगड़ा फाइट वॉर नहीं है कि फाइट है या फिर वॉर नहीं है. ओके, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है क्या. ओके, तो ये इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादातर वो कार्ल मार्क्स के वर्क से ज़्यादातर डिराइव करती है, जिन्होंने सोशल क्लास के बीच के स्ट्रगल को देखा था और उसको एक हिस्ट्री का मेजर फैक्ट बताया था. जबकि फंक्शनलिस्ट के केस में उन्होंने बताया था, जो फंक्शनलिस्ट के केस में उन्होंने स्टेबिलिटी और कंसेंसस पे काम किया था. सो द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फ्रॉम द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स who saw the struggle between social class as the major fact. Now they tend to see society as composed of distinct groups pursuing their own interest. मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो जो है सोसाइटी को इस तरह से देखते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स है, सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स है जो कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने ग्रुप सा बना लिया है, ठीक है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट वेरी करता है एक दूसरे की थिंकिंग से. तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो डिस्टिंक्ट ग्रुप से कंपोज हुई है, परसुइंग देयर ओन इंटरेस्ट. ये जो सेपरेट इंटरेस्ट से मतलब क्या है मेरा, that the potential for conflict is always present and that certain groups will benefit more than others. ये कहना चाह रहे हैं कि देखो कि सोसाइटी में डिस्टिंक्ट सोसाइटी जो है, सब सोसाइटी में सारे सिमिलर लोग नहीं होते हैं. जैसे कि फंक्शनलिज्म में कहा कि सब लोग सेम बेसिक वैल्यूज को फॉलो करते हैं, एग्री करते हैं, मतलब एक अलग एक ऐसा व्यू बन रहा है ना कि भाई सब लोग एक साथ रहते हैं. बट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मानना है कि नहीं, सोसाइटी जो है वो डिस्टिंक्ट ग्रुप से कंपोज होती है और मतलब जिनके खुद के इंटरेस्ट, मतलब जिनके खुद के अपने अपने इंटरेस्ट है. उनका मानना ये है खुद के अपने अपने इंटरेस्ट है, मतलब सबके अलग अलग इंटरेस्ट है. का मतलब क्या है कि सोसाइटी में हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा एक सर्टेन चीज़ को लेके, क्योंकि सबकी थिंकिंग वेरी करती है. तो सपोज किसी को जैसे कि जनरेशन के बीच का एक थिंकिंग है, ये जैसे कि ओके, अब मैं जैसे कि नहीं बोलूँगी, लाइक बोल, मतलब जैसे अब नहीं बोला, मतलब कि जनरेशन का गैप देख रहे हो, लाइक योर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, उनके बच्चे, उनके बीच उनकी थिंकिंग कितनी अलग होगी, तो एक तरह से वो भी कन्फ्लिक्ट होगा कहीं ना कहीं. कोई बात जो है ऐसी वो स्टूडेंट के लिए सही होगी, स्टूडेंट इस बात को एग्री करेगा, वही पेरेंट को वो बात सही नहीं लगेगी, बिकॉज उनकी जनरेशन गैप की वजह से उनकी थिंकिंग डिफर कर रही है, और ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है. कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये नहीं है कि झगड़ा होगा, थप्पड़ मारेंगे, लात मारेंगे, घुसा मारेंगे, नॉट लाइक दैट. कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ वॉर टाइप और समथिंग, बट कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि डिसएग्रीमेंट होना, कि हम उस बात से सहमत नहीं है, और सोसाइटी में हर एक पर्टिकुलर स्टेप पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, ठीक है. ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है हमारे सोशल वर्ल्ड में. कंटिन्यूअस स्ट्रगल है मतलब कि हमारी जब तक लाइफ है तब तक हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि सबकी थिंकिंग हर जगह पे वेरी करती है, अलग अलग जगह पे वेरी करती है. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये देखो, यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है आउटराइट वायलेंस की, मतलब मार धाड़ हो. इसका मतलब है टेंशन होना, टेंशन इन द सेंस उस टाइप से नहीं, मतलब कि वही डिफर करते हैं जब थिंकिंग टेंशन होती है, हॉस्टैलिटी, कॉम्पिटिशन, डिसएग्रीमेंट ओवर गोल्स एंड वैल्यूज, राइट. और वन मोर थिंग दे वांट टू क्लियर कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट डीइंग हियर एज एन ओकेजन.
ये ओकेजन की तरह से हम नहीं बोल सकते हैं, ये इवेंट that disturb occasion event that disturbs the smooth functioning of the system, it is regarded as a constant। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई conflict एक occasion या event है जो कि सिस्टम के मतलब कि सोसाइटी में सोसाइटी के फंक्शंस में रुकावट लाए। फंक्शन मतलब शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं, मतलब यार समझो, मतलब सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं। कॉन्फ्लिक्ट एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, थ्रू आउट आवर लाइफ वो होते ही रहेगा, ठीक है, हमारे सोशल लाइफ का जो है इनएविटेबल पार्ट है, राइट। अब कार्ल मार्क्स ने, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने सोशल क्लास के बीच के स्ट्रगल को इनएविटेबल बताया, सोशल क्लास के बीच के स्ट्रगल को, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट लगेगा। क्यों सोशल क्लास के बीच के स्ट्रगल को इनएविटेबल बताया? क्योंकि जो वर्कर अंडर प्रैक्टिस होते थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, आई गेस फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कार्ल मार्क्स का हमने पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में बताया था। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आपको स्टार्टिंग से देखना चाहिए, लेक्चर 1 से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1 and 2 के लिंक्स मिल जाएंगे, एंड बाकी अगर आते रहेंगे तो उसके भी होगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, ओके। एंड या अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड या बस इतना ही बोलूँगी। बेल बटन के लिए नहीं बोलेंगे, बिकॉज अगर आपको सच में अच्छा लगेगा तो आप वो खुद करेंगे, ओके। सो ठीक है, तो मैंने सेकेंड लेक्चर में जैसे बताया था कि वर्कर्स जो होते हैं और जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके बीच की भी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वर्कर्स जो है वो एजुकेटेड नहीं होंगे, तो जो कैपिटलिस्ट होते थे वो उनका फ़ायदा उठाते थे, वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। इस वजह से सोशल क्लास के बीच में स्ट्रगल बहुत था। कार्ल मार्क्स ने सब बोला, ऐसा माना। तो अगर कार्ल मार्क्स के वर्क को एक्सपैंड करें, सोशियोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट हैव कम टू सी कॉन्फ्लिक्ट्स नॉट मेड एज अ क्लास फेनोमेना बट एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ इन ऑल सोसाइटी। तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारे एवरीडे लाइफ का एक हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं हर जगह ऑफर करेगा ही। सिर्फ ये क्लास फेनोमेना नहीं है, हो सकता है क्लास फेनोमेना इन द सेंस ये नहीं कि बड़े छोटे के बीच में होगा, बूढ़े जवान के बीच में होगा, इस तरह से नहीं है ऑनली, बट हो सकता है। बट अगर कोई सेम एज के, जैसे कि आप और आपका फ्रेंड है, वो भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को पे एग्री कर सकता है आपके, और आप एग्री नहीं कर सकते, इस तरह से हो सकता है ना। तो ये एक एवरीडे लाइफ का पार्ट है। तो स्टडिंग एनी कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ग्रुप, sociologist wants to know who benefits, who suffers and who dominates at the expense of others. Now कॉन्फ्लिक्ट में कैसे हो सकता है, लाइक एक मैन और वुमेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का हो सकता है, जैसे मैंने बताया। सिटीज़ और विलेजेस के बीच में हो सकता है ना, कि शहर वालों के लोगों की अलग थिंकिंग होती है, मॉडर्न टाइप्स, एंड वही गांव के आदमी का अलग, बिल्कुल पुराने ख्यालात की थिंकिंग, ऐसे तो वो उसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे। वैसे ही रिच और पुअर के बीच का हो सकता है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में हो सकते हैं, एंड सो ऑन। सो तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का फोकस क्या रहा है, दैट इट एनकरेजेस सोशियोलॉजिस्ट टू व्यू सोसाइटी थ्रू द आइज ऑफ दोज पीपल हु रियली इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और मैं थक गई, तो देखो यार, अगर आप ये देख रहे हो, आई जस्ट सजेस्ट, मैं चाहूँगी कि आप होप बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ ऑनेस्टली मुझे बताएं, एंड मैं थोड़ा अपना तरीका चेंज करूँगी, बट आई वांट कि आप बोर ना हो, क्योंकि सब्जेक्ट भी ऐसा है कि बोर लगता है, बट आई विल ट्राई कि बोर ना हो, राइट। फिलहाल तो मेरे गले में इतने में बैंड बज गई है भाई, ओके, कान नहीं फाड़ना चाहूँगी, सॉरी। सो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बच्चों। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का फोकस ये रहता है कि ये सोशलॉजिस्ट को इनकरेज करता है कि वो सोसाइटी को उन लोगों के नज़रियों से देखें जो कि डिसीजन मेकिंग में रेयरली ही इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू उन्हें हेल्प मिलती है कि वो सोसाइटी को देख सके, व्यू कर सके। ओके, कितना बाकी है, तो ऐसा करें, चलो यार थोड़ा सा बाकी ये भी कर लेते हैं। नहीं, इंट्रैक्शनलिज्म हम अगली लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं आप, ओके। मैं थक गई हूँ, एंड आई थिंक आप लोग भी थक गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। टोटल 3 मेजर पर्सपेक्टिव हैं, तो मैंने आपको 2 बता दिए हैं, और तीसरा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज़ अगर आपको हेल्पफुल रहता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक करें, एंड बाकी सब्सक्राइब तो मैंने पहले बोल दिया था, दोबारा बोल के मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच नाटक देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।